बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, जब जमहूरियत की बात की जाती है, जब जमहूरी रिवायात की बात की जाती है, जब जमहूरी निज़ाम की बात की जाती है, तो जमहूरियत का कंसेप्ट कोई नया नहीं है। आज से हज़ारों साल पहले यूनान में यूनानी मुफक्किरीन, यूनानी दानश्वर इस बात पे गौर करते रहे कि माशरे में एक तंजीम कैसे कायम की जा सकती है। पुराने ज़माने में यूनान में और ज़माना एक कदीम में मुख्तलिफ़ माशरों में, मुख्तलिफ़ समाजों में, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में ये रिवाज होता था कि गाँव और बरादरी के लोग आपस में मिल बैठ के, एक जगह बैठ के कोई मसला होता, कोई तनाज़ो होता तो वो बैठ के हल कर लेते। लेकिन चूँकि उस वक़्त उस ज़माने में आबादी बहुत कम थी, शहरों का या देहातों का जो आबादी का जो साइज़ था वो बहुत महदूद था, इसलिए वो लोग एक जगह इकट्ठे होकर कोई फ़ैसला कर सकते थे। जमहूरियत के बारे में जो बहस का आगाज़ जो तारीख़ में हमें मिलता है वो नज़रियाती तौर पे सबसे पहले यूनान में ही, यूनानी मुफक्किरीन के हाँ ही हमें मिलता है। उनके मुफक्किरीन उस वक्त ये गौर व खौस करते रहे कि अगर मुल्क में सही तंजीम कायम करनी है, मुल्क में बदअमनी और इंतशार और खाना जंगी का रास्ता रोकना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन निज़ाम हो कौन सा सकता है। चुनांचे उन्होंने पहले तजवीज़ तो ये दी कि एक बादशाह को इख्तियारात दे दिया जाए, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जब तमाम इख्तियारात एक बादशाह की ज़ात में जमा हो गए, मुजतमे हो गए, तमाम इख्तियारात बादशाह के ज़ात के गिर्द जब जमा हुए, तो वो उस बादशाह ने अपने उस इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपने ख़ानदान, अपने अहल खाना, अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर दिया और ओहदे उसमें बांटना शुरू कर दिए। चुनांचे यूनानी मुफक्किरीन आगे बढ़ते गए और उस निज़ाम को नाकाम देखकर, बादशाही निज़ाम को, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि चंद ख़ानदानों के दरमियान हुकूमत तकसीम कर दी जाए, यानी चंद ख़ानदानों को इख्तियारात दे दिया जाए। लेकिन उसमें भी उन्होंने यूनानी मुफक्किरीन के सामने ये बात आई कि दोनों मुख्तलिफ़ ख़ानदान की बाहमी चपकलश, बाहमी मुखालफत व मुखासमत की वजह से वो जो निज़ाम ममलिकत था उस वक़्त भी वो दुरुस्त नहीं चल रहा था। नाज़रीन, ये तमहीद मानने का मकसद ये है कि हज़ारों साल पहले यूनानी मुफक्किरीन, दानश्वर इस बात के तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे कि एक बेहतर निज़ाम ममलिकत कैसे कायम किया जा सकता है और जमहूरियत, यानी वो जमहूरियत का जो बुनियादी कंसेप्ट है उसको असल हालत में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसका इतलाक़ किया जा सकता है, लेकिन दुरुस्त होगा। उसके बाद उन्होंने उस निज़ाम को भी तब्दील किया। खैर, लेकिन किस कदर मकाम अफसोस है, किस कदर मकाम तअस्सुफ़ है, किस कदर शर्मिंदगी का मकाम है हमारे दानश्वरों के लिए जो सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं और हमारे सियासतदानों के लिए कि आज भी अमलन हमने वही फार्मूला अपनी सियासत में एडॉप्ट किया है। आज भी हमारी सियासत, हमारी जो जमहूरियत है वो चंद ख़ानदानों के अंदर ही महदूद है, चंद ख़ानदानों के अंदर ही मुर्तकिज़ है। और यही मेरे आज की वीडियो का मुद्दा भी है कि मैंने उन चंद सहाफ़ियों को, तज्ज़ियाकारों को मुबारकबाद भी देनी थी कि जिनकी वो वकालत कर रहे हैं, जिनको दोबारा लाने के लिए वो तसलसल के साथ कैंपेन चला रहे हैं कि वही दो जमातें अगर दोबारा बरसर इक़्तिदार आएंगी तो मुल्क के तमाम तर मसाइल बैक जुनबश कलम हल हो जाएंगे। तमाम मसाइल का हल ही यही है कि वही दो ख़ानदान दोबारा से मुल्क पे मुसल्लत कर दिए जाएँ। तो चुनांचे नाज़रीन, ये BBC की एक स्टोरी है मेरे सामने और उन्होंने इस पर ख़ासी तहकीक की है और पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं इस हवाले से उनसे भी उन्होंने इस्तिफ़ादा किया है, उनसे भी उन्होंने ज़ाहिर मालूमात ली है और उनकी राय भी ली है और उनकी रिसर्च का भी इस BBC ने अपने सर्वे रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पूरी दुनिया में मोरूसी सियासत में पहले नंबर पे है। ये कितनी खुशखबरी की बात है उन दानश्वरों के लिए भी और दो पार्टियों के लिए भी, नून लीग और पीपल्स पार्टियों के लिए भी। इससे बड़ी पाकिस्तान की कोई खिदमत हो सकती है कि किसी और शोबे में वो पाकिस्तान को पहले नंबर पे तो नहीं ला सके, लेकिन मोरूसी सियासत में पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे वो लाने में कामयाब हो चुके हैं। 53% पाकिस्तान में मोरूसी सियासत की वो है शरह है और ये
BBC کی اس سٹوری میں لکھا ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے موروثی سیاست کی یہ شرح مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے گزشتہ دنوں ایک کالم پڑھا حامد میر صاحب کا، انہوں نے موروثی سیاست کے حق میں ایک کالم لکھا، اور اس کالم میں اس نے جواز بخشنے کی کوشش کی کہ دیکھیں موروثی سیاست امریکہ میں بھی موجود ہے، بھارت میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ اسی رپورٹ میں اس کا جواب ہے کہ 1996 میں موروثی سیاست کا حصہ امریکی کانگریس میں تقریباً 6% تھا۔ موروثی سیاست جہاں جمہوریت ہوگی وہاں موروثی سیاست بتدریج کم ہوتی جائے گی۔ حامد میر صاحب کا یہ کہنا کہ امریکہ میں موجود ہے، وہاں پہ 6% موجود ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کی شرح کس قدر کم ہوئی ہے، اور یہ مزید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ارتقائی سفر نظام میں بہتری کا جاری رہتا ہے، لیکن یہاں پہ تو مسلسل بڑھ رہی ہے اور پاکستان پوری دنیا میں پہلے پوزیشن پہ آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2010 میں بھارت میں جو موروثی سیاست کی شرح ہے وہ 28% ہے، اور اب اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ موروثی سیاست کی وجہ کیا ہے۔ موروثی سیاست خاندانوں تک محدود کیا ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں میں سے پنجاب کے تقریباً 400 خاندان ہیں، 3 دہائیوں سے، یعنی کہ 30 سالوں سے۔ دیٹ مینز کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس دور کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ اس رپورٹ میں لکھی ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے پنجاب کے تقریباً 400 خاندان ہیں جو مسلسل ایسی پالیسیاں بناتے اور قانون سازیاں کرتے چلے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے قومی وسائل اور نجی شعبوں میں ان کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق 1985 کے انتخابات سے 2008 کے انتخابات تک یہ حالات بدلے نہیں ہیں۔ 1985 سے لے کے 2008 تک جمہوریہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ اب بھی زیادہ تر خاندان سیاست میں بیٹوں کا سب سے زیادہ حصہ ہے، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے، پھر بھتیجوں کا، اور سب سے کم دامادوں کا حصہ ہے۔ یعنی کہ کیپٹن صفدر کو زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق جو تحقیق کی ہے گزشتہ 30 سالوں کی کہ دامادوں کو حصہ ہمیشہ سے کم ملتا رہا ہے اور آگے بھی کم ہی ملے گا۔ خاندان